कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे चैट कर रहे होते हैं और उसके रिगार्डिंग रील्स आने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दोस्तों के साथ कॉल पे बात कर रहे होते हैं और उसके रिगार्डिंग रील्स आने लगते हैं। कुछ लोग ये तक कह देते हैं कि हम फोन साइड में रख के दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं और जब फोन अनलॉक करके इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तब उसके रिगार्डिंग रील्स आने लगते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि इंस्टाग्राम असल में हमारे बारे में कितना कुछ जानता है। हमारा नाम, ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हमारे फोटोज, वीडियोस, आईपी एड्रेस, किस फोन से हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हमारा लोकेशन, हम कहाँ घूमने जाते हैं, किनके साथ बात करते हैं, कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी पसंद कैसी है, सब कुछ। और इतना तुम में से 90% लोगों को पता भी है। ये कोई नई बात नहीं है कि मेटा हमें हर जगह ट्रैक करता है। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि इंस्टाग्राम हमारे बारे में कितना कुछ जानता है, क्योंकि वो तो तुम्हें पहले से ही पता है। मेरा सवाल ये है कि इंस्टाग्राम हमारे बारे में एग्जैक्टली कितना जानता है। इंस्टाग्राम हमसे भर भर के डेटा कलेक्ट करता है और मेरे को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर उस डेटा को अच्छे से एनालाइज की जाए तो हमारी साइकोलॉजी, इमोशनल ट्रॉमास और बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में कितना इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। मैंने इसी चीज का एस्टिमेशन निकालने के लिए खुद पर ही एक एक्सपेरिमेंट किया। इंस्टाग्राम में एक फीचर आता है एक्सपोर्ट योर इन्फॉर्मेशन करके, जहां पे तुम बेसिकली अपने यूजर डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। तुम बेसिकली इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट भेजते हो और इंस्टाग्राम तुम्हें 3 से 4 घंटे बाद एक फाइल का लिंक भेज देगा तुम्हारे जीमेल में। इस फाइल के अंदर तुम्हारे इंस्टाग्राम का सारा डेटा मौजूद होगा। फोटोज, वीडियोस, चैट्स, लाइक्स, कमेंट्स, सेव्ड लिस्ट, स्टोरी इंटरैक्शंस, आर्काइव्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंसेस, एड्स इंफॉर्मेशन, सब कुछ। अब जब तुम इस फाइल को खोलोगे तो तुम्हें बस कोड्स ही कोड्स दिखेंगे। ये रीडेबल इंग्लिश में नहीं आते, पर तुम उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी भी एआई चैटबॉट में और वो तुम्हें रीडेबल इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। अब सवाल ये है कि मैंने आखिर इतने सारे डेटा से किया क्या। मुझे रील्स देखने की बहुत ही गंदी आदत है। पिछले 3 सालों से मैं हर रोज 2 से 4 घंटे, कभी कभी 6 घंटे रील्स पे डूम स्क्रॉलिंग करता आ रहा हूं। मैं शायद से किसी भी रील पे लाइक भी नहीं करता, कमेंट भी नहीं करता और शेयर भी नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मुझे वो रील पसंद आई, पर मैं उसे सेव जरूर करता हूं। जितनी गंदी आदत मुझे रील्स देखने की है, उससे कहीं ज्यादा गंदी आदत मुझे उस रील को सेव करके रखने की है। और मुझे पता है मैं अकेला नहीं हूं इस मामले में। पिछले 3 सालों में मैंने 7800 से भी ज्यादा रील्स 70 इंडिविजुअल कलेक्शंस में सेव करके रखी है। हर एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ कंटेंट के लिए एक इंडिविजुअल कलेक्शन है। टीवी सीरीज एडिट्स के लिए कलेक्शंस लाइक ब्रेकिंग बैड, द सोप्रानोस, ट्रू डिटेक्टिव, द वॉकिंग डेड, डेक्स्टर, गेम ऑफ थ्रोन्स। एनिमे एडिट्स के लिए कलेक्शंस लाइक अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, जुजुत्सु काइसन, बर्जर्क, मॉन्स्टर, विनलैंड सागा। सिनेमा एडिट्स के लिए ट्रू सिनेमा, जहां पे तुम्हें बेसिकली क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, क्विंटीन टैरेंटिनो, डेविड फिचर, स्टैनली क्यूब्रिक जैसे दिग्गज फिल्म डायरेक्टर्स के एक से बढ़कर एक पॉपुलर कल्ट क्लासिक फिल्म्स के क्लिप्स और एडिट्स दिख जाएंगे। देन देयर आर कलेक्शंस लाइक इंटेलेक्चुअल एंड कोट्स, जहां पे तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और बड़े फिलोसोफर्स के कोट्स देखने को मिल जाएंगे। देन कलेक्शंस लाइक टेस्टोस्टेरोन, जहां पे जिम मोटिवेशनल एडिट्स होते हैं। कलेक्शंस लाइक मैजिकल एंड माय एब्स्ट्रैक्ट माइंड, जहां पे तुम्हें बेसिकली ब्यूटीफुल नेचर और सीनरी या फिर कोई मैजेस्टिक शॉट हो, क्लिप हो, वो सारे तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे फनी, क्यूट, येट टू वॉच, प्लान्स, बकेट लिस्ट, RTR2, रेसिपी, टूल्स कलेक्शन और इनके अलावा और भी बहुत सारे जिनको मैं इतना पब्लिक नहीं कर सकता। अब तुम्हें शायद से अंदाजा हो गया होगा कि एक बंदे का रील्स कलेक्शन कितना वास्ट हो सकता है। ऊपर से देखने में तो यही लगेगा कि एक बंदा कितना बेरोजगार हो सकता है कि रील्स का एक फुल फ्लेज्ड कलेक्शन बना ले, जैसे रील्स देखना किसी का फुल टाइम जॉब हो। But the actual reality is way beyond what you think, what you see or what you hear. मैंने सिंपली ग्रॉक का फ्री वर्जन ओपन किया और पूरे फाइल को अपलोड करके पूरा इन्फो निकालने को बोल दिया। 7852 रील्स निकले इन टोटल। फिर मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट डाला, नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट माय सेव्ड रील्स कलेक्शन, टेल मी व्हाट दिस कलेक्शन टेल्स अबाउट मी, यूज एवरी डेटा गिवन इन दिस कलेक्शन डेटा फोल्डर, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, bluntly honest, as much honest you think you can be that। और इसके बाद ग्रॉक ने मेरे को जो रिप्लाई दिया उसको देख के मेरी फटके 4 हो गई। ये रिप्लाई कोई आम रिप्लाई नहीं थी, बल्कि मेरे पिछले 3 सालों की साइकोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री थी। मैं ग्रॉक से बात करता रहा और तरह तरह के सवाल पूछता रहा और इसको सब पता था, ऑलमोस्ट सब। पिछले 3 सालों में हर एक महीने और टाइम पीरियड में मेरी मानसिकता में हर एक बदलाव, कब मुझको कौन सी चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, क्यों लगती थी, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या था, किस टाइम पीरियड में दिन के किस वक्त कौन सी चीज में मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा
ज्यादा जाता था। मैं असली में कैसा बंदा हूँ, पहले कैसा था, क्या चेंजेस आई मेरी थिंकिंग में, सब कुछ पता था इसको। और एक बार सोच के देखो, इतना सारा इंफॉर्मेशन ग्रॉक ने मेरे बारे में सिर्फ किस बेसिस पे निकाला। सिर्फ 4 तरह के डेटास मैंने ग्रॉक को दिए थे। मैं कौन सी रील सेव करके रखता हूँ, उसका लिंक एंड क्रिएटर, मैं वो रील किस कलेक्शन में किस नाम से सेव करके रखता हूँ, मैं कब उस रील को सेव करके रखता हूँ, उसका टाइम स्टैम्प और मेरा IP एड्रेस। बस इतना ही। अब सोच के देखो, अगर इतने से डेटा से मेरे बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है, और अगर इसी के साथ मैंने लाइक्स इन्फो, कमेंट्स इन्फो, चैट्स इन्फो, मतलब कितनों के साथ मैं बात करता हूँ, उसके साथ स्टोरी इंटरेक्शंस इन्फो, प्रेफरेंसेस इन्फो, सब कुछ मैंने दे दिया, तो फिर ये तो मेरी कुंडली निकाल लेगा। और इंस्टाग्राम भले ही हमारे पर्सनल चैट्स नहीं पढ़ता क्योंकि वो इलीगल होते हैं, पर हम किन लोगों के साथ किस वक्त कब तक बातें करते हैं और कौन सी रील कब भेजते हैं, इंस्टाग्राम हर एक चीज देख पाता है। लीगल बाउंड्रीज के बाहर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं जाएगी, पर स्पेशली जब मेटा मतलब मार्क ज़करबर्ग की बात आती है, लीगल बाउंड्रीज के अंदर ये बंदा हर एक जगह से तुम्हारे बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। और सिर्फ तुमसे डेटा कलेक्ट नहीं करता, इंडिया में करीब 480 मिलियन लोगों से डेटा कलेक्ट करता है। पूरे देश के 1/3 जनता से इंस्टाग्राम डेटा कलेक्ट करता है। पर यहाँ पे सवाल ये है कि इतना सब कुछ बोलने के पीछे पॉइंट क्या है। पहला स्टेप होता है मैचिंग प्रोसेस। जब तुम इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम उस पोस्ट से डेटा कलेक्ट करता है, ये समझने के लिए कि उस पोस्ट में कैसा टाइप का कंटेंट डला हुआ है। और जब कोई बंदा उसी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करता है, तब इंस्टाग्राम उस बंदे से भी डेटा कलेक्ट करता है, ये समझने के लिए कि वो बंदा कैसा है। फिर इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन इंजन तुम्हारी फीड पे वही रील भेजता है जो तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ मैच होती है। स्टेप 2, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेडिक्शन। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो तुम जो सोचने वाले हो, जो तुमने अभी तक सोचा नहीं है, आगे जाके सोचोगे। इंस्टाग्राम पहले से वो सोच के बैठा है, पर कैसे? तुम्हारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न को ट्रैक करके। तुम जैसे बिहेव करते हो वो रैंडम नहीं है, तुम्हें लगता है कि वो रैंडम है। तुम्हारी साइकोलॉजी ये डिसाइड करती है कि तुम कैसे बिहेव करोगे। हर एक बंदे के बिहेवियर में एक पैटर्न होता है, एक ऐसा पैटर्न जिसको अगर तुम समझ लो तो फ्यूचर प्रेडिक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग जो मोटिवेशनल रील्स देखते हैं उसके ठीक बाद प्रोडक्टिविटी रील्स देखते हैं, या फिर लोग जो अक्सर डार्क ह्यूमर रील्स देखना पसंद करते हैं उनको कॉन्स्पिरेसी रील्स भी पसंद आती है। इंस्टाग्राम तुमसे डेटा कलेक्ट करके उस डेटा में से तुम्हारे बिहेवियरल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे तुम्हारा अटेंशन स्पैन, क्यूरियोसिटी पैटर्न, इमोशनल ट्रिगर, स्क्रॉलिंग स्पीड, कंटेंट इंटेंसिटी टॉलरेंस, स्टिम्युलेशन लेवल, और इन सब के बेसिस पे एल्गोरिथम माइक्रो प्रेडिक्शंस लगाता है। मतलब सीधी बात, तुम्हारी साइकोलॉजी डिसाइड करती है तुम्हारा बिहेवियर, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम लेता है तुमसे डेटा, फिर होती है एनालिसिस जिससे निकल के आता है तुम्हारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न, जिसके बेसिस पे लगते हैं प्रेडिक्शंस। और ये प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होते हैं कि तुम एक रील देखना शुरू करो और कब 2 घंटे निकल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलता। और इतने एब्नॉक्शियसली एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के पीछे का रीजन है कि इंस्टाग्राम सिर्फ तुमसे डेटा कलेक्ट नहीं करता, तुम्हारे जैसे इस पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ यूजर से डेटा कलेक्ट करता है। और पिछले कई सालों से ये होता आ रहा है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम मशीन लर्निंग की मदद से इतना सब कुछ सीख चुका है कि तुम्हें खुद पता नहीं होता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर इंस्टाग्राम को पता होता है। और शायद अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कलेक्टिंग डेटा is the biggest weapon of mankind। एक चालाक आदमी कभी अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिवील करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को जितना उसके बारे में पता होगा उसके फ्यूचर स्टेप्स को उतने ही एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट की जाएगी। वो प्रेडिक्टेबल बन जाता है और तुम्हें जीतने के लिए अनप्रेडिक्टेबल बनना पड़ता है। अब समय के साथ सभी चालाक होते हैं, तो कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को बाहर बताता नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं। फिर तुम घर पे आते हो और अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी किसको दिखाते हो? इंस्टाग्राम को। और वही इंस्टाग्राम जब तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारी पसंदीदा रील्स परोसता है, तब तुम बोलते हो वाह, एक इंस्टाग्रामी है जो मुझे समझता है। फिर इंस्टाग्राम बन जाता है रिलेटेबल ग्राम, और इस मामले में तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। सपोज जेफरी एप्स्टीन कुछ फार्मा कंपनीज के सीईओज के साथ और कुछ फास्ट फूड कंपनीज के सीईओज के साथ एक सीक्रेट मीटिंग पे बैठा है। फिर एक प्लान बनता है और फिर जेफरी एप्स्टीन मार्क ज़करबर्ग को अपने आइलैंड पे बुलाता है वही वाली मस्ती करने के लिए, वही वाली। और फिर उसका फाइल बना के जेफरी रख देता है ताकि बाद में ब्लैकमेल की जा सके। फिर जेफ मार्क को बोलता है कि देख, वो फार्मा और फूड कंपनी वालों से मेरी बात हुई है, तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा और एक तू ही एक लौता बंदा है जो वो कर सकता है। फिर जेफ उसको पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है। तेरे पास मास ऑडियंस है, मास डेटा है, मास वेल्थ है, मतलब मास कंट्रोल है।
पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के ऊपर जितना डायरेक्ट कंट्रोल तेरा है उतना किसी भी और बिलियनर के पास नहीं है। तो तू एक काम कर, अपने एल्गोरिदम के थ्रू बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट कर। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है कि तुम जैसे भी हो परफेक्ट हो। लॉजिक क्या कहता है कि एक मोटे बंदे को पतला होना चाहिए और एक पतले बंदे को थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, पर बॉडी पॉजिटिविटी कहती है कि चाहे तुम मोटे सांड हो या फिर माचिस की तीली हो, दैट इज कंप्लीटली ओके, भले ही तुम्हारा शरीर अंदर से खत्म हो चुका हो। इससे होगा क्या कि मोटे लोग फास्ट फूड खाना नहीं छोड़ेंगे और पतले लोग अपने खाने पे कंट्रोल खो देंगे। लोग बॉडी पॉजिटिविटी के साथ कोप करने लगेंगे कि क्या ही हो जाएगा, खा ही लेते हैं। इससे नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है। अगर फायदा किसी का हो रहा है तो फूड कंपनीज का। और उसके ठीक बाद जब तुम्हारे बॉडी में हजारों प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी तब फार्मा कंपनीज आएंगी लाइन देने। और मार्क कोई साधु बंदा तो नहीं है जिसको तुम्हारी हेल्थ की चिंता है। और मार्क ऐसा एक दिन में भी नहीं करेगा, 5 से 7 साल तक धीरे धीरे एल्गोरिथम के थ्रू तुम्हारे भेजे में डालेगा। ये बस एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल था तुम्हें ये दिखाने के लिए कि कैसे डेटा कलेक्शन को वेपनाइज की जा सकती है मास पॉपुलेशन के अगेंस्ट। और वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, इफ समथिंग इज फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। सच्चाई ये है कि हम बस लैब रैट्स हैं, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। नुकसान हमारा होता है और फायदा लूटते हैं एलीट्स और उनके पपेट बिलियनर्स एंड पॉलिटिशियंस। जब हमारे साथ हो रहा होता है तब हमें पता नहीं चलता, जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल कैलकुलेशंस, इन दीज सिचुएशंस व्हाट वी कैन डू इज नथिंग। क्योंकि अगर इस बात को सुन के तुमने इंस्टाग्राम चलाना ही बंद कर दिया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा बहुत सारे मामलों में। मैं तुम्हें एंड्रयू टेट की तरह फॉल्स होप नहीं देने वाला कि मैट्रिक्स एस्केप करो, बिजनेस करो, नौकरी मत करो, इंस्टाग्राम मत देखो, फोकस करो अपनी लाइफ पे। तुम नौकरी करो, तुम बिजनेस करो, तुम यूट्यूबर बनो या फिर रील्स देखो, तुम सिस्टम के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते। सच्चाई ये है कि तुम मार्क को नहीं रोक सकते, तुम किसी भी एलीट को नहीं रोक सकते। जिसकी बुद्धि तेज है वो खेलेगा और जिसकी बुद्धि तेज नहीं है उसका खेल बनेगा। It is really that simple.